नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा सेठ, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज खुर्सीपार भिलाई। आज आपको जीन लाइब्रेरी और जीन मैपिंग के बारे में बताना चाह रही हूँ। जीन लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी शब्द है, यानी कि एक प्रकार जैसे पुस्तकालय होता है, जिसमें खूब कई सारी किताबें होती हैं और उन किताबों में आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो जीन लाइब्रेरी है, उसमें डीएनए की अलग अलग एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए की अलग अलग श्रृंखलाओं को क्लोन किया जाता है, अलग अलग रिकॉम्बिनेंट्स बनाए जाते हैं, उनको प्यूरिफाई करके स्टोर किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार उसकी एनालिसिस करी जाती है। यानी कि जो जीन लाइब्रेरी है वो डीएनए के वो श्रृंखलाएं हैं उस ऑर्गेनिज्म की जिसका हमें आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना है। जीन लाइब्रेरी मुख्यतः दो प्रकार से बनती है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरी सीडीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी जीनोमिक डीएनए से प्राप्त होती है और सीडीएनए लाइब्रेरी में एमआरएनए से सीडीएनए का निर्माण किया जाता है। इसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो जीनोमिक लाइब्रेरी में सबसे पहला स्टेप होता है कि डीएनए का एक्सट्रैक्शन, क्रोमोसोमल डीएनए का एक्सट्रैक्शन। क्रोमोसोमल डीएनए के एक्सट्रैक्शन के पश्चात उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अपनी साइट्स होती है, वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं उसके आधार पर वो अपने साइट्स पे कटिंग करते हैं और अलग अलग फ्रेगमेंट्स उससे प्राप्त होते हैं। यानी कि इकोआर1 है या बैमएच1 है या फिर सेल1 है, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे हमको अलग अलग फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं। अब वो जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त हुए हैं उसको क्लोन करना है, जिसके लिए हमें वेक्टर की आवश्यकता है और वेक्टर में भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कट करने के पश्चात अब जो वेक्टर है जिसको कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लस जो इंसर्ट है हमारे पास में, उन दोनों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनको हम बैक्टीरिया की कोशिका में ट्रांसफॉर्म करना होता है और उसके लिए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बैक्टीरिया के सेल में अब हमें क्लोन प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि each clone produced is a book in the library of DNA fragments। इसी प्रकार से cDNA लाइब्रेरी का भी निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है mRNA का एक्सट्रैक्शन। mRNA के एक्सट्रैक्शन के पश्चात cDNA का प्रोडक्शन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करते हुए। वो इंसर्ट उसके द्वारा बनता है, उसमें भी फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, यानी कि वेक्टर का इस्तेमाल होता है और उसमें भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट किया जाता है और फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद में बैक्टीरिया के सेल में उसके क्लोन्स पाए जाते हैं और फिर से वही चीज होती है, यानी कि ईच क्लोन प्रोड्यूस्ड इज अ बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब ये पूरा जो मैंने आपको बताया जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी, इसकी विधि किस प्रकार से होती है उसको मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। इसमें सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं ये प्लाज्मिड है, ये एक वेक्टर की तरह काम करता है और उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक क्लीवेज साइट उपस्थित होती है। इसमें जो क्लीवेज है उसमें हमने सपोज इकोआर1 यूज किया है, ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1, जिसमें कि उसकी जो सीक्वेंस होती है GAA-TTC होती है, उससे वो कट करता है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके द्वारा स्टिकी एंड्स क्रिएट होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्टिकी एंड्स यहाँ पर उस प्लाज्मिड में क्रिएट हो गए हैं, जिससे कि लाइगेशन करना या रिकॉम्बिनेंट बनाना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से जो डोनर डीएनए है, इस डोनर डीएनए में भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोआर1 से कट करते हैं और हमको कई फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं जिनमें की स्टिकी एंड्स उपस्थित हैं। इन दोनों को हाइब्रिडाइज करते हैं, लाइगेशन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का निर्माण हो जाता है। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको तो हमने बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, परंतु बैक्टीरिया की सेल्स में बहुत सारी कॉलोनीज हैं और उन कॉलोनीज में किसमें वो रिकॉम्बिनेंट उपस्थित है जिसे हमें अध्ययन करना है, उसको पहचानना होता है। यानी कि आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है।
आइडेंटिफिकेशन के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में आप ये देख रहे हैं, एक पेट्री डिश है जिसमें कि उन बैक्टीरिया के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को ग्रो किया गया है और उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर की कटिंग रखते हैं, उसको ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं और फिर जब उसको पील ऑफ करते हैं उस पेपर को, तो वहां पे पूरा का पूरा उसका पैटर्न उन कॉलोनीज का वैसे ही आ जाता है। यानी कि वो बैक्टीरिया की कॉलोनी का हमने एक तरह से उसका एक छापा बना दिया है, छाप लिया है। और इस प्रकार से अब उसमें क्या है कि बैक्टीरिया की जो सभी कॉलोनी उपस्थित है, अब इस नाइट्रोसेलुलो इसको हम मेंटेन करते हैं इस पेट्री डिश को। और ये जो पेपर पे जो कॉलोनीज आई हैं, इसको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट देके या कुछ और भी केमिकल्स हैं, उसको पहले डिनेचर कर देते हैं डीएनए को, ताकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। अब हमारे पास में बैक्टीरिया की कॉलोनीज है जिसमें वो रिकॉम्बिनेंट प्रेजेंट है और उस रिकॉम्बिनेंट में हमने डीएनए को क्या किया है, डिनेचर कर दिया है विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। दूसरी तरफ अब डीएनए का प्रोब तैयार किया जाता है। डीएनए का प्रोब रेडियो एक्टिव होता है। ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब होता है, इसमें अधिकतर अल्फा p32 का उपयोग किया जाता है। ये जो अल्फा p32 का उपयोग करते हैं, उसको भी प्रोब में भी क्या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसको हम हाइब्रिडाइज कराते हैं। यानी कि वो जो कॉलोनीज हैं और जो ये प्रोब है, उन दोनों को हाइब्रिडाइज कराते हैं और इंक्यूबेट कराने के पश्चात अब क्या होता है, जिसमें उस प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रेजेंट होगा जिस रिकॉम्बिनेंट में, उसमें वहां जाकर के वो हाइब्रिडाइज करेगा। आप ये देख रहे हैं, ये दो डार्क कलर के जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट उपस्थित है। उसका ये पैटर्न आ गया है। अब उसको ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी से हम कंफर्म कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलोनी में रिकॉम्बिनेंट उपस्थित है जिसका प्रोब हमने इस्तेमाल किया है। यानी कि इस डीएनए की श्रृंखला इसमें उपस्थित है और उसको हम अलग करके रख लेते हैं आगे के अध्ययन के लिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, cDNA लाइब्रेरी का निर्माण होता है। cDNA लाइब्रेरी में सबसे पहला स्टेप, जैसे आपको मालूम होगा कि उसमें mRNA आइसोलेट करते हैं। mRNA को आइसोलेट करने का औचित्य ये है कि mRNA स्पेसिफिक है। जैसे डीएनए की श्रृंखला में बहुत सारे इंट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन करने की क्षमता नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वही mRNA में वही हिस्सा उपस्थित है, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा उपस्थित है जो कि फंक्शनल है। यानी कि वो फंक्शनल पार्ट को हम आगे क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। तो जो नॉन स्पेसिफिक या अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं, वो हमारी लाइब्रेरी में उपस्थित नहीं होंगी। अब उस mRNA को आइसोलेट करने के बाद में उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करते हुए cDNA बनाते हैं और cDNA को फिर क्लोन करते हैं उन वेक्टर्स में, और वो प्लाज्मिड्स में इनको इंसर्ट की तरह यूज किया जाता है। ये इंसर्ट्स उस बैक्टीरियल प्लाज्मिड में क्लोन किए जाते हैं और फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में उनको ग्रो किया जाता है और फिर क्रॉस चेक करने के लिए उन प्लाज्मिड्स में से फिर डीएनए आइसोलेट करके हम सीक्वेंसेस को स्टडी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें जो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को स्टडी करना था या जिस स्ट्रक्चर को, जिस प्रोटीन को स्टडी करना था, वो यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं है। ये फ्लो चार्ट आपको बता रहा है किस प्रकार से ये cDNA लाइब्रेरी यहाँ पर तैयार हुई है। सबसे पहले mRNA उपस्थित है। mRNA में पॉली ए टेल पाई जाती है। उसमें फिर वो DT प्राइमर का उपयोग करते हुए उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री TTT अटैच हो रहा है और उसके पश्चात फिर उसमें वो पूरा डबल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, उसमें फिर अब हम उसको डिनेचर करके सिंगल स्ट्रैंडेड हम cDNA प्राप्त कर सकते हैं। उस cDNA में जो हमें निर्माण हुआ है, उसका फिर डबल स्ट्रैंड बनता है और डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करने के पश्चात मिथाइलेशन करते हैं, क्योंकि मिथाइलेशन उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद में इको-R1 के लिंकर्स का उपयोग किया जाता है। इको-R1 के लिंकर्स में क्या श्रृंखला में होगा, GAA-TTC। इसको उस
cDNA के दोनों तरफ उस लिंकर्स को क्या जोड़ दिया जाता है और फिर वहां पर स्टिकी एंड्स क्रिएट हो जाते हैं। ये जो स्टिकी एंड्स क्रिएट होते हैं, इससे रिकॉम्बिनेशन करना आसान हो जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण संभव हो जाता है। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया की सेल्स में और ट्रांसफॉर्म करने के बाद में अब हमें जो क्लोन प्राप्त हुए हैं वो क्या है? cDNA क्लोन्स हैं। ये cDNA क्लोन्स में जो स्क्रीनिंग होती है, जो मेथड आपको पहले बताया था, वही मेथड के द्वारा ही होती है। इस प्रकार से अब जो ये दोनों मैंने विधि बताई है आपको, cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी, उसका आखिर उपयोग क्या है? उसका उपयोग बहुत सारे चीजों में, जैसे एम्प्लीफिकेशन में होता है, किसी भी जीन की क्लोनिंग में होता है और एक्सप्रेशन स्टडी करने में, यानी कि उस पर्टिकुलर डीएनए में किस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, उसका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है। इसके अलावा प्रोब्स और प्राइमर्स का उपयोग करते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ब्लॉट्स का निर्माण करते हैं और पीसीआर भी करते हैं। इस जीन की सीक्वेंसेस जब हमें ज्ञात हो जाती है, जब हमने जो लाइब्रेरी से जो अलग अलग सीक्वेंसेस को क्लोन किया है, वो जो सीक्वेंसेस हमें ज्ञात हो जाती हैं, तो उसके द्वारा हम जीन थेरेपी भी कर सकते हैं, वो भी संभव हो गई है और आजकल वैज्ञानिक जीन थेरेपी पे बहुत कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार जो जीन का एक्सप्रेशन हम जब देख रहे होते हैं, तो उसमें हम पर्टिकुलर होस्ट सेल से कुछ प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन जीन प्रोडक्ट्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी कि जैसे ह्यूमुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है, उसको जीन, ह्यूमन इंसुलिन की जीन को क्लोन किया गया है और जीन को क्लोन करने के पश्चात उसमें बैक्टीरिया के सेल में उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है और उससे हमें प्राप्त हो जाता है क्या? ह्यूमुलिन। अमेरिकन एक कंपनी है एली लिली, जिसने पहली बार इसको किया था और अब सबके लिए वो इंसुलिन, ह्यूमुलिन उपलब्ध है आसानी से। नेक्स्ट, अब इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे क्या? जीन मैपिंग। यानी कि जो हमने जीन की लाइब्रेरी बनाई है और जब कभी कभी हमें जीन की डिटेल्स को स्टडी करना होता है, तब हम क्या करते हैं? जीन मैपिंग अपनाते हैं। जीन मैपिंग में हम क्रोमोसोम में उस जीन की स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, यानी कि वो कहां पर स्थित है, इसके अलावा उसकी क्या पोजीशन है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, उसकी क्या व्यवस्था है, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जीन मैपिंग की विधि से। जीन मैपिंग तो वैसे कई विधियों से करी जाती है, लेकिन मुख्यतः हम उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाती है जेनेटिक मैपिंग और दूसरी कहलाती है फिजिकल मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग जो है, इसमें इंटरलोकस डिस्टेंस इसका आधार होता है, यानी कि देयर इज लीनियर डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्कर्स एंड जीन्स ऑन ए गिवन क्रोमोसोम विथ मार्कर्स क्लोजर बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर मोर ऑफन। यानी कि जो मार्कर्स पास पास में हैं, जो लिंक्ड हैं, वो आसानी से एक साथ मूव करते हैं, इनहेरिट करते हैं अगली पीढ़ी में। इसके अलावा फिजिकल मैपिंग भी होती है, जिसमें लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम हम ज्ञात करते हैं, जिसके दो आधार होते हैं, एक साइटोजेनेटिक्स होता है और दूसरा फिजिकल मेथड होता है। अब इसमें जो आजकल सबसे ज्यादा जीन मैपिंग में जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो RFLP और RAPD है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। परंतु ये जीन मैपिंग करने का औचित्य क्या है? अब जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसमें भी पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम अब हमें ज्ञात है, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं क्या श्रृंखला है, किस जीन का क्या फंक्शन है, किस प्रकार से व्यवस्थित है, वो पूरा डिटेल ज्ञात है। इसके अलावा यहाँ पर जीन्स की ऑर्डर क्या है, उसके बीच में स्पेसिंग क्या है, किस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, किस लक्षण के लिए, किस कैरेक्टर के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें हम अलग अलग मार्कर्स का उपयोग कर सकते हैं। जेनेटिक मैपिंग मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक कहलाती है RFLP और दूसरी RAPD। RFLP यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको शॉर्ट में रिस्ट्रिक्शन मैपिंग भी कहते हैं। इसमें इसका जो आधार होता है, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएशन इन होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंसेस, यानी कि होमोलॉगस डीएनए सीक्वेंसेस जो है, उनमें जो वेरिएशंस हैं, उसके आधार पर हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करते हैं। Genetic differences can be detected in the resulting DNA fragment length after digestion. Restriction enzyme का कट करने के बाद, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, हम अलग अलग जो पैटर्न प्राप्त करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि उन दोनों जीनोम्स में या उन जीन्स में क्या
व्यवस्था में अंतर है। और इसके अलावा SNPs होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके आधार पे भी हम कई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके सामने RFLP कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, बताया गया है। ये सपोज कोई ब्लड सैंपल है और इस ब्लड सैंपल से हम पूरा रिस्ट्रिक्शन पैटर्न उसकी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है DNA का आइसोलेशन। DNA के आइसोलेशन के पश्चात नेक्स्ट स्टेप होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करने के बाद वो DNA अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और फिर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से उसके पैटर्न को हम स्टडी करते हैं। वो जो पैटर्न प्राप्त होता है उस एगरोस जेल से फिर उसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर में ट्रांसफर करते हैं, जिसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। यानी कि उन DNA की फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज पेपर में जब एम्बेड किया जाता है तो उसको सदर्न ब्लॉट कहते हैं। और इसका नाम सदर्न ब्लॉट इसलिए क्योंकि सदर्न नामक वैज्ञानिक ने पहली बार इसकी खोज करी थी। इसके द्वारा अब हमें सदर्न ब्लॉट प्राप्त हो जाता है। सदर्न ब्लॉट यानी कि नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे फ्रेगमेंट्स अब अटैच हो चुके हैं। उसके ऊपर रेडियोएक्टिव प्रोब डाला जाता है और जैसा मैंने पहले बताया था उसमें अल्फा P32 उपस्थित होता है। उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और उस पूरी विधि को सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक्सेस जो रेडियोएक्टिव मैटर होता है उसको वॉशिंग के द्वारा हटा दिया जाता है। और अब क्या है, जिस फ्रेगमेंट में वो प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे वहां जाकर के वो अटैच होगा। उसको ज्ञात करने के लिए एक्सरे फिल्म से उसको एक्सपोज करते हैं, जिसको ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, और उसके द्वारा हमें वो पैटर्न प्राप्त हो जाता है। और फिर उसको कंपेयर करते हैं उन फ्रेगमेंट्स की पैटर्न को कि उसका फ्रेगमेंट का पैटर्न किससे मिलता हुआ है। आगे आप लोग स्लाइड में देखेंगे कि एक उदाहरण मैंने बताया, जैसे सपोज ये DNA फिंगरप्रिंटिंग में एक कोई क्राइम सीन पे एक कोई सैंपल मिला। उस सैंपल पे का हम लोगों ने ब्लड सैंपल से DNA आइसोलेट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके प्रोब से उसको एक उसके द्वारा उसका एक जो पैटर्न है वो प्राप्त कर लिया। अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि 3 लोग सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड 1, 2 एंड 3। अब जो सस्पेक्ट नंबर 1, 2 और 3 है इसमें एक्चुअल में कौन क्रिमिनल है उसको ज्ञात करने के लिए ये DNA फिंगरप्रिंटिंग की विधि अपनाई जाती है। इसमें जब हम सेम प्रोसेस से DNA आइसोलेट करते हुए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हुए, सेम प्रोब को यूज करते हुए जब हम जेल कर बनाते हैं, उसका सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, तो हमको ये पैटर्न सपोज प्राप्त होता है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो क्राइम सीन पे जो सैंपल मिला था और जो सस्पेक्ट नंबर 2 का सैंपल है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामान्य है और ये कंफर्म कर देता है कि सस्पेक्ट नंबर 2 ही एक्चुअल क्रिमिनल है। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का केस है, इवोल्यूशन है, आपस में प्लांट्स एनिमल्स का रिलेशन है, डेंड्रोग्राम्स है, इन सब में ये टेक्निक का यूज किया जाता है। अभी तक हम बात कर रहे थे RFLP की और उसके द्वारा इस तरह के कई सारे उदाहरण जो मैंने आपको बताए क्रिमिनल केसेस के इत्यादि ये सब सॉल्व किए जाते हैं। अब नेक्स्ट एक और विधि है जिसको बोला जाता है RAPD, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। ये विधि 1990 में डेवलप हुई थी और इस विधि में ये कन्वेंशनल PCR की जैसी ही है, परंतु इसमें प्राइमर जो होता है बहुत छोटा 10 न्यूक्लियोटाइड्स के आसपास हम ले सकते हैं और वो रैंडमली वो क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। यानी कि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से नहीं करता है, परंतु उससे जो हमें फ्रेगमेंट और जो उससे इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जो हमें पैटर्न प्राप्त होता है उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। प्लस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है RAPD का कि बहुत स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्राइमर्स बहुत शॉर्ट है, स्मॉल प्राइमर्स है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो करीब करीब ये 2000 RAPD प्राइमर्स कॉमर्शियली अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट करके इस टेक्निक को आगे किया जाता है। ये इसका आउटलाइन है कि RAPD जो टेक्निक है उसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले DNA का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और फिर प्राइमर्स को यूज करते हुए DNA का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। ये सैंपल नंबर A है, सैंपल A का DNA और सैंपल B का। और फिर उसका आप लोग एम्प्लीफिकेशन में देखेंगे कि ये जो डॉटेड पार्ट है ये क्या है, ये प्राइमर है।
और ये जो ब्लॉक है ये क्या है, ये एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स हैं, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ एम्पलीफिकेशन बता रहा है। इस प्रकार से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एम्पलीफिकेशन, फिर इसकी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी जाती है और फिर उसके पैटर्न को स्टडी किया जाता है। आगे की स्लाइड्स में अभी आपको इसका और डिटेल बताएंगे। ये देखिए आरएपीडी में जो अलग अलग जीनोटाइप्स हैं G1, G2, G3, G4, इसमें कैसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स पूरे में प्राप्त हो रहे हैं। ये इसमें कहीं उस पूरी विधि में कहीं क्लोनिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई सीक्वेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। 10 बेस पेयर के रैंडम प्राइमर्स को हम यूज कर सकते हैं और वो जो है सेवरल लोकस को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर की तरह कई सारी फाइलोजेनेटिक स्टडीज में, इवोल्यूशन की स्टडीज में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। डेंड्रोग्राम्स बनते हैं जिसमें कि हम किन प्लांट्स का या किन एनिमल्स का या किन स्पेशीज का आपस में कितनी होमोलॉगी है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। आरएपीडी की जो ये टेक्निक है उसको हम इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर के रूप में ये विकसित हो गया है, और ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि जेनेटिक रिलेशनशिप को और जेनेटिक डाइवर्सिटी को आसानी से बता सकता है। ये जो टेक्निक है इसमें हम मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में हम टैक्सोनॉमिक आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, मिक्स्ड जीनोम सैंपल्स और स्पेसिफिक प्रोब्स का निर्माण कर सकते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि हम इसको एनोनिमस जीनोम, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि जेनेटिक्स में आती हैं उसको ये आसानी से सॉल्व कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत एफिशिएंट मेथड है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। धन्यवाद।